नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास प्रेमाश्रम की। जी हाँ, प्रेमाश्रम 1922 में आया ये उपन्यास। हाँ, और हमारे पास इससे जुड़े कुछ विचार और विश्लेषण हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि मिलकर समझे कि ये कहानी जो लगभग 100 साल पुरानी है, आज भी हमें क्या सिखा सकती है ना? बिल्कुल, प्रासंगिकता तो है ही। तो ये उपन्यास आया 1922 में, जैसा आपने कहा, मतलब आजादी से पहले का भारत। जमींदारी व्यवस्था अपने चरम पर थी और हाँ, गांधी जी के विचार भी हवा में तैरने लगे थे। जी बिल्कुल, वो दौर ही ऐसा था उथल पुथल का। और ये कहानी हमें ले जाती है उत्तर प्रदेश के एक गांव प्रयागपुर। वहां पुरानी सोच जो जमींदारी वाली है और जो नई बदलाव की चाहत है, उसके बीच की कश्मकश हमें देखने को मिलती है। हाँ, वो टकराव साफ नजर आता है। तो चलिए इसी कश्मकश को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। कहानी के बिल्कुल केंद्र में है प्रेमशंकर। प्रेमशंकर, हाँ। एक नौजवान है, पढ़ा लिखा है, विदेश से पढ़कर आया है, आदर्शवादी है। और सबसे दिलचस्प बात, वो खुद एक जमींदार परिवार से है, लेकिन चाहता है किसानों की भलाई। ये अपने आप में एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है परिवार के अंदर ही। हाँ, उसके पिता है ज्वाला शंकर। वो बिल्कुल टिपिकल सामंती सोच वाले, रूढ़िवादी। उन्हें लगता है भाई किसानों पर हुकूमत करना, लगान वसूलना, ये तो उनका हक है। बिल्कुल वही पुरानी जमींदारी वाली मानसिकता। और दूसरी तरफ है प्रेमशंकर की माँ सावित्री। वो धार्मिक है, पारंपरिक है, पर उनका दिल नरम है, दयालु है, और कहीं ना कहीं वो अपने बेटे के इरादों को समझती हैं, उसकी अच्छाई को देखती हैं। भले ही खुलकर शायद ना कह पाएं। हाँ, खुलकर नहीं कह पाती। और फिर एक और किरदार है, प्रेमशंकर का चचेरा भाई ज्ञान शंकर। ओ ज्ञान शंकर। ये तो बिल्कुल ही विपरीत है, एकदम लालची, मतलबी, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने वाला। विलेन कह सकते हैं एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। और अगर किसानों की तरफ देखें तो बलदेव और उसकी पत्नी लक्ष्मी जैसे लोग हैं, मेहनती, ईमानदार, लेकिन जमींदारी के जुल्म तले पिस रहे हैं। जी, वो आम किसान का प्रतिनिधित्व करते हैं। और एक और बहुत अहम किरदार है गायत्री। पढ़ी लिखी लड़की है, हिम्मत वाली है। वो प्रेम शंकर की दोस्त बनती है, फिर धीरे धीरे उनके बीच प्रेम भी पनपता है। और गायत्री खुद भी एक्टिव है। हाँ बिल्कुल, वो स्वदेशी और समाज सुधार के कामों से जुड़ी है, गांधी जी के विचारों से प्रभावित है। बिल्कुल। और देखिए, प्रेमचंद की यही तो खूबी है। उन्होंने इन किरदारों के जरिए उस वक्त के समाज में जो अलग अलग विचार चल रहे थे, जो टकराव था, उसे बड़े खूबसूरती से पेश किया है। सही कहा। एक तरफ ज्वाला शंकर और ज्ञान शंकर हैं, जो अपनी पुरानी सत्ता, वो जो फ्यूडल सिस्टम है, उसे किसी भी कीमत पर बनाए रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ प्रेम शंकर और गायत्री जैसे लोग, जो नए विचारों से, गांधी जी के आदर्शों से प्रभावित हैं, बदलाव चाहते हैं, समाज को सुधारना चाहते हैं। तो ये सिर्फ कुछ लोगों की कहानी नहीं रह जाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस दौर के पूरे समाज की तस्वीर है, जहां परंपरा और आधुनिकता, शोषण और सुधार, इनके बीच एक तरह की जंग छिड़ी हुई थी। हाँ, और ये जंग प्रयागपुर गांव में जो जमींदारी का क्रूर चेहरा है, उसमें साफ दिखती है। किसानों पर लगान का भारी बोझ है जी। वो कर्ज में डूबे हुए। ज्वाला शंकर और खासकर ज्ञान शंकर, वो तो बस मौका देखते रहते कि कैसे किसानों की जमीन हड़प ले। बिल्कुल, उनकी नजर हमेशा जमीन पर ही रहती है। और बलदेव जैसे किसान जो दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, उनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल है। मतलब उनकी मेहनत का फल उन्हें मिलता ही नहीं। सारा फल तो जमींदार ले जाता है। हाँ, ये अन्याय देखकर तो वाकई किसी का भी खून खौल सकता है। सही कहा। और इसी अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं प्रेमशंकर। वो सिर्फ महसूस नहीं करते, वो कुछ करना चाहते हैं। हाँ, एक्टिव होते। विदेश से पढ़कर लौटे हैं, अपनी ही घर में ये सब देख रहे हैं। उनका मन विद्रोह कर उठता है। वो अपने पिता और भाई की जो नीतियां हैं, उनके सख्त खिलाफ हैं। और तभी उनकी मुलाकात गायत्री से होती है। हाँ, और गायत्री से मिलकर उनके विचारों को और बल मिलता है। गायत्री खुद स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय है, जैसा आपने बताया। वो प्रेमशंकर को गांधी जी के सिद्धांतों के बारे में बताती है, प्रेरित करती है, स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर बनो, और सबसे बढ़कर अहिंसा का रास्ता। जी। और जाहिर है, विचारों की ये समानता उन्हें करीब लाती है। उनके बीच एक गहरा स्वाभाविक रिश्ता पनपता है। लेकिन ये सब इतना सीधा सरल तो नहीं होता होगा उपन्यास में। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ प्रेम कहानी नहीं है, साथ साथ ये सामाजिक और पारिवारिक संघर्ष की कहानी भी है। हाँ, परिवार का विरोध। ज्वाला शंकर तो अपने बेटे के इन बागी तेवरों से सख्त नाराज हैं।
उन्हें लगता है बेटा खानदान की नाक कटा रहा है, जमींदारी की परंपरा तोड़ रहा है। दबाव डालते होंगे। बिल्कुल, दबाव डालते हैं कि ये सब छोड़ो, ये उल्टे सीधे काम बंद करो, अपनी जिम्मेदारियां संभालो। और उधर गायत्री का परिवार, वो भी उनके रिश्ते और उसके समाज सुधार के कामों के खिलाफ है। अच्छा, गायत्री के परिवार वाले भी? जी हाँ। तो प्रेमशंकर एक तरह से दोराहे पर खड़े हैं। एक तरफ उनके आदर्श हैं, उनका प्यार है, गायत्री है, और दूसरी तरफ परिवार का दबाव, समाज का डर। बिल्कुल, परिवार और समाज का दबाव। ये तो वाकई बहुत मुश्किल स्थिति रही होगी। हाँ, और यही चीज इस उपन्यास को इतना यथार्थवादी, इतना रियल बनाती है। ये सिर्फ जमींदारी शोषण की कहानी नहीं है। ये उस दौर के जो सुधारक थे, उनके सामने जो असल मुश्किलें आती थीं, उसकी कहानी है। सही। उनके सामने सिर्फ भारी दुश्मन जैसे जमींदार वही नहीं थे। उन्हें अपने अंदर के द्वंद्व से लड़ना पड़ता था, अपने ही लोगों के विरोध से लड़ना पड़ता था। प्रेमचंद यहाँ ये भी दिखाते हैं कि गांधीवादी आदर्श सुनने में जितने अच्छे लगते हैं, उन्हें जमीन पर उतारना कितना मुश्किल था, खासकर जब पूरी व्यवस्था ही आपके खिलाफ हो। तो फिर प्रेमशंकर करते क्या है? इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं? क्या सिर्फ सोचते रहते हैं या कुछ ठोस कदम भी उठाते हैं? नहीं, वो सिर्फ सोचते नहीं है, वो काम करते हैं, एक्शन लेते हैं। अच्छा, जैसे? वो गांव में सहकारी समिति बनाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अच्छा, कोऑपरेटिव। हाँ, ताकि किसान साहूकारों और जमींदारों के चंगुल से निकल सकें, उन्हें सस्ता कर्ज मिल सके, वो अपनी फसल का सही दाम पा सकें। ये तो बहुत बड़ा कदम था उस जमाने में। बिल्कुल, और वो उन्हें स्वदेशी तरीके से खेती करने की ट्रेनिंग भी देते हैं। और शिक्षा, गायत्री का भी तो जिक्र था। हाँ, गायत्री के साथ मिलकर वो गांव में लड़के लड़कियों दोनों के लिए स्कूल खोलते हैं। सोचिए जरा। हाँ, लड़कियों के लिए भी। ये तो क्रांतिकारी बात रही होगी। बिल्कुल, और साथ ही एक बुनाई केंद्र भी शुरू करते हैं, ताकि लोग, खासकर औरतें, कपड़ा बुनकर आत्मनिर्भर बन सकें, स्वावलंबी बने। ये सब तो सीधे सीधे गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम जैसा लगता है। जी हाँ, बिल्कुल। ये प्रेमशंकर के प्रैक्टिकल आइडियलिज्म को दिखाता है। वो सिर्फ बुराई नहीं कर रहे, वो एक विकल्प खड़ा कर रहे हैं। सहकारिता, शिक्षा, स्वदेशी। लेकिन जैसा आपने पहले कहा, बदलाव आसान नहीं होता। जाहिर है ज्ञान शंकर और ज्वाला शंकर, उनको ये सब पसंद नहीं आया होगा। पसंद? उनको तो ये फूटी आंख नहीं सुहाता था। उन्हें डर था कि अगर किसान जागरूक हो गए, आत्मनिर्भर बन गए, तो उनकी सत्ता कैसे चलेगी, उनका रौब कैसे रहेगा। तो फिर वो क्या करते हैं प्रेमशंकर को रोकने के लिए? वो साजिशें रचते हैं, प्रेमशंकर के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाते हैं गांव में। अच्छा, क्या कहते हैं? लोगों को भड़काते हैं कि देखो, ये प्रेमशंकर तो जमींदारी ही खत्म करना चाहता है, ये खुद सबका मालिक बनना चाहता है। गांव में फूट डालने की पूरी कोशिश करते हैं। और किसान, उनका क्या रुख रहता है? मिला जुला। बलदेव और लक्ष्मी जैसे कुछ किसान, जिन्हें इन सुधारों से सीधा फायदा हो रहा है, वो तो प्रेमशंकर का साथ देते हैं। लेकिन बहुत से किसान, जो या तो ज्ञान शंकर के दबाव में हैं या फिर बदलाव से डरते हैं, वो विरोध करने लगते हैं। ये बड़ी अजीब बात है ना, कि जिनके भले के लिए काम हो रहा हो, वही विरोध करें। हाँ, ये एक बहुत अहम सवाल है, जो आज भी उतना ही मौजू है। अक्सर ऐसा क्यों होता है? शायद सदियों की गुलामी उन्हें अपनी ताकत पर यकीन ही नहीं करने देती। हो सकता है। या शायद उन्हें लगता है कि जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, उसी में उनकी सुरक्षा है। या फिर जो ताकतवर लोग हैं, वो उन्हें इतना डरा देते हैं कि वो सच का साथ देने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। ये बहुत गहरी बात है। गांव की अंदरूनी राजनीति, सत्ता का खेल, डर, प्रेमचंद ने ये सब बड़ी बारीकी से दिखाया है। बिल्कुल। और उधर गायत्री, उसके घर वाले भी उस पर दबाव डालते हैं। अच्छा, उस पर भी? हाँ, कि भाई प्रेमशंकर से दूर रहो और ये लड़कों वाले काम छोड़ो, घर बैठो। तो प्रेमशंकर और गायत्री दोनों तरफ से घिर जाते हैं। अकेले पड़ जाते होंगे। हाँ, ये सुधारकों का अकेलापन भी उपन्यास दिखाता है। उन्हें सिर्फ व्यवस्था से नहीं लड़ना पड़ता, समाज की जो जड़ हो चुकी सोच है, उससे भी लड़ना पड़ता है। और ये लड़ाई अक्सर बहुत महंगी पड़ती है। और ये लड़ाई आगे चलकर और गंभीर होती है, एक दुखद मोड़ भी लेती है ना? ज्ञानशंकर की साजिशें और बढ़ती हैं। हाँ, ज्ञानशंकर तो बाज आने वाला नहीं था। वो बलदेव की जो बची कुची जमीन थी, उसे भी किसी न किसी बहाने हड़पने की फिराक में रहता है। ओह। बलदेव और लक्ष्मी की हालत और खराब होती जाती है, बद से बदतर। और फिर वो दुखद घटना घटती है। लक्ष्मी की मृत्यु? हाँ, बीमारी, गरीबी और शायद इस नौमीदी के बोझ तले दबकर लक्ष्मी दम तोड़ देती है। ओह, ये तो बहुत बहुत दुखद है। इसका प्रेमशंकर पे क्या असर होता है? ये घटना प्रेमशंकर को अंदर तक हिला देती है। उन्हें एक अपराध बोध होता है कि शायद वो लक्ष्मी को बचा सकते थे,
शायद उनके प्रयास नाकाफी थे। ये उन्हें किसानों की दुर्दशा का, उनकी पीड़ा का और भी गहरा एहसास कराती है। अच्छा। उनका संकल्प और मजबूत हो जाता है कि अब तो इनकी मदद करनी ही है, अब पीछे नहीं हटना है। उनका संकल्प और दृढ़ हो जाता है। जी, लक्ष्मी की मौत सिर्फ एक किरदार की मौत नहीं है, वो उस पूरी शोषित व्यवस्था का, उस अन्याय का प्रतीक है जो इंसानों को तिल तिल मरने पर मजबूर कर देती है। प्रेमचंद यहाँ दिखाते हैं कि शोषण सिर्फ आर्थिक नहीं होता, वो इंसान की आत्मा तक को मार देता है। ये बात तो है। ये घटना प्रेमशंकर के इरादों को और पक्का करती है, उन्हें और ज्यादा मानवीय बनाती है। इसी दौरान एक और बदलाव आता है कहानी में। ज्वाला शंकर, जो हमेशा प्रेम शंकर के खिलाफ थे, उनकी सेहत गिरने लगती है। हाँ, ज्वाला शंकर बीमार पड़ते हैं और शायद मौत को करीब देखकर या शायद अपने बेटे के लगातार प्रयासों को देखकर, उसकी नेक नियति को देखकर उनके मन में कुछ बदलाव आने लगता है। हृदय परिवर्तन कह सकते हैं। पूरी तरह बदलते हैं या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन वो प्रेम शंकर के विचारों को थोड़ा समझने लगते हैं, या कम से कम उन पर गौर करने लगते हैं। अच्छा, ये भी एक दिलचस्प मोड़ है। हाँ, ये हृदय परिवर्तन का क्षण भी बहुत मायने रखता है। क्या ये वाकई उनके अंदर की अच्छाई जाग रही है या सिर्फ मौत का डर है? प्रेमचंद इसे पाठक पर छोड़ देते हैं सोचने के लिए। लेकिन ये दिखाता है कि कठोर से कठोर दिल में भी शायद बदलाव की गुंजाइश होती है। हालांकि दूसरी तरफ ज्ञानशंकर, उसकी साजिशें अब हिंसा का रूप ले लेती हैं। वो गांव में दंगा भड़काने की कोशिश करता है। ओह, दंगा! तो ऐसे माहौल में प्रेम शंकर और गायत्री क्या करते हैं? क्या वो भी हिंसा का रास्ता अपनाते हैं? नहीं, यहीं पर गांधीवादी सिद्धांत की असली परीक्षा होती है। अच्छा। प्रेम शंकर और गायत्री हिंसा के खिलाफ खड़े होते हैं। वो अहिंसक प्रतिरोध का रास्ता चुनते हैं, सत्याग्रह का। वो लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, शांति की अपील करते हैं। लेकिन क्या लोग मानते हैं? कुछ मानते हैं, लेकिन ज्ञान शंकर के भड़काए हुए कुछ लोग उनके ही खिलाफ हो जाते हैं। माहौल इतना बिगड़ जाता है कि प्रेम शंकर पर ही झूठा इल्जाम लगा दिया जाता है। क्या इल्जाम? कि उन्होंने ही किसानों को जमींदारों के खिलाफ भड़काया है, उन्होंने ही दंगा करवाया है। उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगती है। मतलब अच्छा काम करने का ये सिला? हाँ, ये फिर से वही बात साबित होती है कि न्याय और सच्चाई की लड़ाई में अक्सर भारी कीमत चुकानी पड़ती है, बलिदान देना पड़ता है। हिंसा के सामने अहिंसा का रास्ता चुनना बहुत हिम्मत का काम है, और प्रेमशंकर और गायत्री ये हिम्मत दिखाते हैं। ये उनके चरित्र की मजबूती और गांधी जी के असर को दिखाता है, लेकिन व्यवस्था उन्हें फंसाने की पूरी कोशिश करती है। तो क्या प्रेमशंकर जेल चले जाते हैं? उपन्यास का अंत कैसे होता है? मतलब इतने संघर्ष और त्रासदियों के बाद क्या कोई उम्मीद बचती है आखिर में? उपन्यास का अंत मिला जुला है, लेकिन हाँ, काफी हद तक सकारात्मक है, उम्मीद जगाने वाला है। अच्छा, कैसे? ज्वाला शंकर अपनी मौत से पहले एक बड़ा कदम उठाते हैं। वो अपनी गलती मानते हैं, अपने बेटे के काम को सराहते हैं और अपनी पूरी जमींदारी प्रेम शंकर को सौंप देते हैं। वाह, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। जी हाँ, ये एक तरह से पुरानी पीढ़ी का नई पीढ़ी के आदर्शों के सामने झुकना है, एक स्वीकृति है। और प्रेमशंकर, वो क्या करते हैं जमींदारी का? हाँ, प्रेमशंकर इस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं, लेकिन एक बिल्कुल नए अंदाज में। वो जमींदारी को खत्म नहीं करते, बल्कि उसे सेवा का माध्यम बना देते हैं। सेवा का माध्यम मतलब वो किसानों के दोस्त और मददगार बन जाते हैं। लगान बहुत कम कर दिया जाता है, पुराने कर्ज माफ कर दिए जाते हैं, सहकारी समिति और मजबूत होती है। अच्छा, गांव में धीरे धीरे स्वदेशी, शिक्षा, आपसी सहयोग, इस सब का माहौल बनता है। बलदेव जैसे किसान मेहनत करके फिर से अपने पैरों पर खड़े होते हैं, आत्मनिर्भर बनते हैं। तो ये एक तरह से आदर्श की जीत हुई, कह सकते हैं। काफी हद तक उपन्यास दिखाता है कि अगर इरादा नेक हो, रास्ता सही हो, यानी अहिंसक और प्रेम का रास्ता, तो बड़े से बड़ा बदलाव भी लाया जा सकता है। प्रेमचंद का संदेश बिल्कुल साफ है। प्रेम, सेवा और सामाजिक सुधार ही समाज को आगे ले जा सकते हैं। उन्होंने जमींदारी शोषण, जातिवाद, दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों और भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया है और गांधीवादी सिद्धांतों को एक प्रैक्टिकल हल के तौर पर पेश किया है। और ज्ञान शंकर का क्या हुआ? उसे कोई सजा मिली? ज्ञान शंकर को उसके कर्मों का फल मिलता है। जब गांव में माहौल बदलता है, प्रेमशंकर की नेकी सामने आती है, तो ज्ञान शंकर अकेला पड़ जाता है। लोग उससे किनारा कर लेते हैं। वो अपनी ही साजिशों के जाल में फंस कर रह जाता है। तो अंत भला तो सब भला, कुछ हद तक। हाँ, कुछ हद तक। तो ये उपन्यास सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक विचार है। सामंती शोषण की तीखी आलोचना है और गांधीवादी मूल्यों का पुरजोर समर्थन है। और जिस तरह प्रेमचंद ने ग्रामीण भारत का चित्रण किया है,
वहाँ की भाषा, लोगों की जिंदगी, उनकी मुश्किलें, वो सामाजिक ताना बाना। अद्भुत। इतना सजीव है कि पढ़ते हुए लगता है हम वहीं पहुंच गए हैं। बिल्कुल आंखों देखा हाल लगता है। हाँ, इसीलिए प्रेमाश्रम को हिंदी साहित्य का एक मील का पत्थर माना जाता है ना? बिल्कुल। ये प्रेमचंद की गहरी सामाजिक समझ और उनके सुधारवादी नजरिए का पक्का सबूत है। और सोचने वाली बात यह है कि इसमें जो मुद्दे उठाए गए हैं, किसानों का संकट, जमीन का सवाल, सामाजिक न्याय की लड़ाई, भ्रष्टाचार, फिर वो आदर्शवाद और यथार्थ के बीच का टकराव, हाँ, क्या ये आज भी हमारे समाज में मौजूद नहीं है, 100 साल बाद भी? निश्चित रूप से बिल्कुल मौजूद हैं। शायद रूप बदल गया हो, जमींदार की जगह कोई और शोषक आ गया हो, व्यवस्था थोड़ी बदल गई हो, लेकिन संघर्ष तो काफी हद तक वही है। हाँ, वो तो है। कृषि संकट आज भी कितनी बड़ी समस्या है। सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई आज भी जारी है। आदर्शों पर चलने वालों को आज भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सही कहा। इसीलिए प्रेमचंद आज भी इतने प्रासंगिक हैं। उनका साहित्य हमें अपने समाज को और शायद खुद को भी समझने में मदद करता है। बिल्कुल। तो ये थी प्रेमाश्रम के पन्नों से निकली संघर्ष, आदर्श, प्रेम और सुधार की कहानी पर हमारी आज की बातचीत। हमने देखा कि कैसे प्रेम शंकर और गायत्री जैसे किरदारों ने मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उम्मीद नहीं छोड़ी। हाँ, और अपने सिद्धांतों पर टिके रहकर बदलाव लाने की कोशिश की। जी। और अब जब हमने इस कहानी की इतनी परतों को खोला है, तो एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। क्या सवाल? कि प्रेमचंद ने जिन सुधारवादी विचारों और गांधीवादी सिद्धांतों की बात आज से लगभग 100 साल पहले की थी, वो आज की इस बदलते हुए भारत में इसकी जो नई चुनौतियां हैं, जो नई जटिलताएं हैं, उनके बीच कितने कारगर हो सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और एक और बात, अगर प्रेमशंकर जैसा कोई आदर्शवादी किरदार आज हमारे बीच होता, तो वो मौजूदा हालात का सामना कैसे करता और शायद समाज उसे कैसे देखता? हाँ, ये सोचने वाली बात है कि आज के दौर में आइडियलिज्म की जगह क्या है और उसे किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जी।